हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मानव विकास। और दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन विश्व जनसंख्या को बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पहले चैप्टर 2 को कंप्लीट कीजिए और तब जाकर आप चैप्टर 3 को समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बात बतला दूं कि जो आपका नया ये जो सेशन है 2023-24 का जो सेशन चल रहा है, इसमें एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो बहुत सारे चैप्टर को क्या किया गया है, तो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे आपके पुराने एनसीईआरटी की बात करूं दोस्तों, तो उसमें चैप्टर 3 में आपका जनसंख्या संगठन नाम का एक चैप्टर था। ठीक है, चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ना था, जनसंख्या संगठन। पिछले साल भी मैंने पढ़ाया है, आप देखिएगा चैनल पे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि चैप्टर था आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ठीक है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन नाम का एक चैप्टर था दोस्तों, जिसे अब रिड्यूस कर दिया गया है। तो अभी मैं आपको नए एनसीईआरटी के तहत ये जो चैप्टर 3 मानव विकास, जो कि चैप्टर 4 में था पुराने एनसीईआरटी में, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने आसपास में, मतलब जितने भी आसपास में जो आपका वातावरण है, जहां पे आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, आपने एक बात गौर किया है कि लगभग जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब में क्या होता है, वो सब या तो बढ़ती हैं या तो मतलब वो विकसित होती हैं, है कि नहीं? लगभग जितनी वस्तुएं आपने आसपास में वातावरण में देखा है, उन सब में आपने एक बात कॉमन किया होगा कि उनमें मतलब वो बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। आपने ये गौर किया होगा, है ना? और चैप्टर का नाम भी आपका मानव विकास विकास ठीक है, मानव विकास चैप्टर नाम है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो टर्म्स आया है। ठीक है, जैसे ही चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म्स आपका आता है, वृद्धि और विकास। अब देखिए, इसमें कॉमन बात यह है कि बच्चों को लगता क्या है कि वृद्धि और विकास दोनों जो शब्द है वो एक ही, उसका मतलब एक ही होता है। तो ऐसा नहीं है भैया, समझ लीजिए कहानी। जैसे चैप्टर 2 की मैं बात करूं, मैंने आपको वहां पे क्या पढ़ाया, विश्व जनसंख्या। और उसमें मैंने आपको विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में, कि किस तरह से विश्व की जनसंख्या का वितरण किया गया है, क्या उसका घनत्व है और किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो पढ़ाया था मैंने। तो वहां पर आपने वृद्धि वाले शब्द को अच्छे से बखूबी समझा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए, वृद्धि और विकास ये दोनों जो शब्द हैं दोस्तों, वो मतलब एक नहीं है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, थोड़ा सा रफली समझ लीजिए, और विकास का मतलब क्या होता है। ऐसे एग्जामिनेशन में इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और पूछे भी जाएंगे। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में अगर बोले हम लोग तो इसका अंग्रेजी हो जाता है ग्रोथ। क्या हो जाता है? ग्रोथ। और विकास का अंग्रेजी हो जाता है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, डेवलपमेंट। क्या? विकास का अंग्रेजी हो जाता है डेवलपमेंट। तो देखिए, ग्रोथ जो होता है दोस्तों, वो किसी में अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर कोई भी चीज ऐसा है कि मतलब गुण हो गया, मतलब गुण की ही बात कर लें। और जनरली जो वृद्धि का मतलब होता है मात्रा से होता है। देखिए, वृद्धि का मतलब मात्रात्मक लिखा गया है, तो मात्रात्मक कहने का मतलब हुआ कि मात्रा से इसका संबंध है। अब मात्रा मतलब समझ गए ना, ज्यादातर नाप तोल वाले, वही मात्रा हो गया। और जो विकास होता है दोस्तों, उसका गुण से, गुण मतलब कि समझ ही गए कि ये हमारे जो मानव के जो गुण होते हैं उससे इसका ज्यादातर संबंध है। तो अभी एक मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, पूरा कहानी आप समझ जाइएगा। जैसे देखिए, जो ये वृद्धि होता है दोस्तों, वृद्धि जो होता है या तो धनात्मक भी हो सकता है या तो ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब कि किसी में अच्छे चीजों का भी वृद्धि हो सकता है और खराब चीजों का भी वृद्धि होता है। लेकिन विकास का मतलब होता है केवल अच्छे चीजों का मतलब बढ़ना, केवल अच्छे चीजों की जब बढ़ोतरी हो उसी को विकास कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन को, जब कोई अच्छा गुण, जब किसी में गुणात्मक परिवर्तन हो, गुणात्मक के साथ साथ गुणात्मक में वो भी कैसा गुणात्मक होना चाहिए, वो भी कैसा गुण आना चाहिए, तो सकारात्मक गुण आना चाहिए। कैसा गुण? सकारात्मक गुण आना चाहिए। क्लियर? तो समझिए, वृद्धि और विकास का मतलब समझिए। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। ठीक है, बढ़ोतरी हुआ तो वो मूल्य निरपेक्ष होता है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, मूल्य उसका कोई वैल्यू नहीं है, वृद्धि हो जाए। और विकास जो होता है वो सापेक्ष होता है, इसका वैल्यू होता है। विकास का क्या होता है? वैल्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपका गांव है, ठीक है, आपके गांव में बच्चे की संख्या बढ़ रही है, मतलब जन्म दर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे की जब संख्या बढ़ रही है दोस्तों, यानी कि लोगों की संख्या, पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। विकास नहीं कहेंगे उसको, उसको क्या कहेंगे? उसको वृद्धि कहेंगे। जब आपके गांव में जनसंख्या क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन
वही क्या होगा कि गांव के जितने भी लोग हैं उनके रहन सहन में, उनके आवास में क्या आ जाए, चेंजेज आ जाए। वो भी कैसा चेंज, अच्छा वाला चेंज, मतलब उनका रहन सहन अच्छा हो जाए, वो लोग अच्छे अच्छे पक्के मकानों में रहने लगे, मतलब पहले जिस जिस तरह से रहते थे उससे अगर वो अच्छे मतलब स्थिति में चले जाएं, उसको हम लोग विकास कहते हैं। तो कहानी समझ में आया। वृद्धि का मतलब होता है कि या तो वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि वृद्धि पर दर्शाता है, और ऋणात्मक का मतलब होता है कि कमी को दर्शाता है। ठीक है, कमी को दर्शाता है। एक बच्चे में वृद्धि हो सकता है, एक बच्चे में अगर मान लीजिए कि वो पढ़ना लिखना सीख गया तो उसके अंदर वो क्या हो गया, विकास हो गया। ठीक है, और अगर गांजा पीना, दारू पीना ये सब सीख लिया तो उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। किस चीज का वृद्धि हुआ भाई, तो खराब गुणों का वृद्धि हुआ, तो वो वृद्धि के अंतर्गत आएगा। जब कोई आदमी गांजा पीना सीखेगा, दारू पीना सीखेगा कोई बच्चा, तो उसको आप बोलिएगा कि विकास कर रहे हो, नहीं ना, उसको क्या होगा, गुणों में उसकी, अवगुणों में उसकी वृद्धि हुई, विकास नहीं हुआ। गांव में अगर सड़कें बनती है तो उसको ये नहीं कहते कि सड़क की वृद्धि हुई है, क्या कहते हैं हम लोग कि गांव का विकास हुआ है। क्लियर, तो ये कंसेप्ट समझिएगा। देखिए इसका अर्थ विकास का मतलब होता है, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। मतलब अभी के टाइम में, जैसे अभी हम लोग इस, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, मेरा विकास हुआ। पहले मैं पीडीएफ पे पढ़ाता था, फिर मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मैंने लैपटॉप स्क्रीन पे पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैं मेरे पास अब पूरा का पूरा एक स्टूडियो सेटअप हो गया। तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास क्या हो गया, वृद्धि हुआ। मतलब कि वर्तमान दशाओं में क्या हुआ, मेरा चेंज आया, तो वृद्धि हुआ, बढ़ोतरी हुआ, तो इसी को कहते हैं विकास। और विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि, सकारात्मक, मैंने शुरू में ही बताया आपको। और विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, मतलब गुण में अच्छा चीज का आना, उसी को विकास कहते हैं। और चैप्टर का भी नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब हम लोग को विकास के बारे में ही पढ़ना है, वृद्धि के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग विकास के बारे में। देखिए कहानी क्या आती है, कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। ऐसा हो सकता है क्या, आप ही सोचिए ना, जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा अधिक होगी उसको उतना ही विकसित माना जाएगा। ऐसा मतलब शुरू शुरू में लोगों का मत था तो माना गया, होता नहीं है मत, मतलब लोगों ने माना कि देखिए जिस देश का, मतलब जो देश आर्थिक से धनी संपन्न है वहाँ की विकास, वहाँ का जो विकास है वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर बाद में ये गौर किया गया, अच्छे से जब स्टडी किया गया तो पता चला कि भैया विकास तो हो रहा है, लेकिन देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों का, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के सारे लोगों का विकास हो रहा है। ठीक है, कोई अगर देश धनी संपन्न है तो इसका ये तात्पर्य नहीं है दोस्तों कि पूरे, मतलब पूरे दो देश के जितने भी लोग हैं उन सभी का विकास हो रहा है। कहानी समझ में आया आपको, देखिए वही है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन से, परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, कोई संबंध नहीं था, मतलब हर एक लोगों के जीवन से इसका कोई संबंध नहीं था। देश का तो विकास हो ही रहा था, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है कि पूरे देश की जनता का ही विकास हो सकता है कुछ पार्टिकुलर लोगों का विकास हो रहा है, केवल कुछ लोग जो गरीब हैं, गरीब रहते हैं। जैसे अपने भारत की बात कर लें, ऐसा तो अपना देश विकासशील है, विकसित तो है नहीं, लेकिन भारत की बात कर लें तो आज हमारे यहाँ क्या हो गया, अमीरी और गरीबी का गैप इतना ज़्यादा हो गया कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर ही बनते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं बच्चों, वो गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। आप देखिएगा गरीब आदमी गरीब रह जा रहा है, अभी के टाइम में ऐसा सिचुएशन आ गया है, और अमीर जो है वो पूरा का पूरा बढ़ते ही जा रहा है। मतलब उसके पास पैसे हैं, वो आगे अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और गरीब के पास कुछ नहीं बेचारा, वो क्या करेगा, खाएगा कमाएगा रह जाएगा उतने में, है ना। तो कितना बड़ा गैप है हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी का, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। कोई इतना ज्यादा अमीर है कि उसको पैसा रखा नहीं रहा है, और कोई इतना बेचारा गरीब है कि रहने के लिए उसको घर भी नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है उसके पास। तो ऐसा है कहानी। तो वही कहता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है थी उसे उतना ही अधिक माना जाता था, लेकिन ये बात जो है ये पूरा का पूरा बाद में जब स्टडी किया गया तो इसे भी गलत साबित किया गया। क्लियर, किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं को वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है, और यह जो विचार है ये पहले भी माना गया था। और हमारे यहाँ के जो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन द्वारा भी इस विचार को दिया गया है। अमर्त्य सेन कौन थे, तो अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्री। दो दोस्त थे, डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। तो डॉक्टर महबूब उल हक दोस्तों कहाँ के थे, पाकिस्तान के, और अमर्त्य सेन जो थे वो भारत के थे। तो दोनों में क्या कॉमन हुआ, आप बता सकते हैं क्या, कोई बता सकता है मुझे
कि डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन में क्या चीज कॉमन हुआ जी। देखिए डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के थे, पाकिस्तान के, और जो अमर्त्य सेन थे वो कहाँ के थे, भारत के। तो दोनों में यही मतलब समानता हुआ दोस्तों कि दोनों एशिया महादेश के हैं। क्लियर। तो ये दो एशिया महादेश के अर्थशास्त्रियों ने, दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने क्या किया, तो ये मानव का जो विकास है इसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया था। ये अमर्त्य सेन का जो विचार था, इसको आगे हम लोग एक्सपेंड के रूप में अभी पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। तो ये दो अर्थशास्त्री थे, नाम क्या था याद रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी, पाकिस्तान के, और अमर्त्य सेन कहाँ के मूल निवासी, तो भारत के, ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान से आप कंसेप्ट वाइज में अच्छे से समझिएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रतिपादित किया था, किसका, सॉरी, डॉक्टर महबूब उल हक ने दोस्तों, यहाँ पर आप इस चीज को समझिए, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो मानव विकास की अवधारणा किनके द्वारा दी गई, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। इस कहानी को आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इनका कहने का मतलब था कि मानव का विकास तभी माना जाएगा जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो जाए। कहने का मतलब, छोटा सा एग्जाम्पल, बाजार जाना है, ठीक है, आपको बाजार जाना है तो आपके पास उतनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए कि कभी मन करे तो साइकिल से भाई, कभी मन करे तो बाइक से, कभी मन करे तो कार से। समझ में आया, मतलब कि आपके रहन सहन के जो विकल्पों में जब वृद्धि हो जाए, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा से ज्यादा आ जाए, तो उसी को कहा जाता है कि विकास हो रहा है। खाने का मन कर रहा है तो आज शाम को मम्मी बोल रही है कि खाना बनेगा, तो अगर मान लीजिए कि ऑप्शंस है कि नहीं मम्मी आज खीर बना दो, कोई कह रहा है कि नहीं मम्मी आज सेवई बना दो, और मतलब बन जा रहा है, तो उसी को विकास कहा जाएगा। समझ में आया, मतलब जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो जाए, ऑप्शंस में वृद्धि हो जाए, उनके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हो जाए किसी भी चीज के, किसी भी अंतर्गत उनके पास जब ढेर सारे ऑप्शंस हो जाएंगे तो उसको मानव विकास कहा जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर हक द्वारा कहा गया था। डॉक्टर हक ने किसको कैसे डिफाइन किया, देखिए कहा इन्होंने कि डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के, देखिए यहाँ पे, जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, उनके जो लाइफ है उनके लाइफ में क्या करता है, तो सुधार लाता है। उसी को डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का नाम दिया। कहानी क्लियर। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास के मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा तंत्रा में कमी के रूप में देखा, प्रतंत्रता में कमी के रूप में देखा। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई गुलाम भी है तो उसमें थोड़ा सा मतलब कमी होना चाहिए, या स्वतंत्रता में वृद्धि, किसी की स्वतंत्रता जैसे आज़ादी में वृद्धि हो जाए, उसी को इन्होंने अमर्त्य सेन द्वारा क्या किया गया है, तो इसको डिफाइन किया गया है मानव विकास को। तो मानव विकास कहने का मतलब, देखिए दोनों अर्थशास्त्रियों द्वारा मानव विकास को डिफाइन किया गया। महबूब उल हक ने कहा कि जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं मानव विकास। अमर्त्य सेन ने कहा कि जब लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाए, मतलब और वो स्वतंत्र हो जाए और वो फ्री हो जाए, जैसे पढ़ने के लिए या कुछ किसी भी माध्यम के लिए थोड़ा सा वो और फ्री हो जाए, मतलब उनको स्वतंत्रता मिलते जाए, तो उसको उन्होंने मानव विकास के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रता में वृद्धि बोलिए विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता को वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। मतलब कहने का मतलब, सामाजिक स्वतंत्रता की वृद्धि हो जाए, ना तो आपको लिंग के आधार पर, ना तो जाति के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर आपसे किसी तरह की भेदभाव किया जाए, यानी आपके जो भी फ्रीडम है उसमें आपकी वृद्धि हो जाती है। उसी को अमर्त्य सेन ने इस माइंडसेट को अपने अंदर डेवलप करके इसका डिफिनीशन दिया था। क्लियर, तो ये समझिएगा। तो मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादन कौन थे, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ने किस प्रकार से मानव विकास को परिभाषित किया, ये समझिएगा। फिर अमर्त्य सेन ने भी परिभाषित किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, कहानी समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव विकास के बारे में। तो जब मानव विकास होता है दोस्तों, सब ठीक है, हाँ, मानव विकास जब होता है दोस्तों, तो सार्थक जीवन की जो बात आती है कि लोगों का सार्थक जीवन क्या होता है। देखिए, जीवन धरती पे हम लोग जीने आए हैं, ठीक है,
तो एक कुत्ता भी धरती पे जीवन जी लेता है। आपने ये कहानी सुना होगा, एक कुत्ता, एक जानवर भी इस धरती पे जीवन जीकर चला जाता है। लेकिन असली जीवन का मतलब क्या होता है? असली जीवन का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करें जो अन्य लोगों से अलग हो। आप अपने आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करके दिखाएं। जीवन तो जीना सबको है, मतलब एक भिखारी भी है तो अपना जीवन काट रहा है, ठीक है, किसी तरह से भोजन मांग कर, किसी तरह से खा पी कर भोजन काट रहा है। लेकिन जब आपका जन्म हुआ है तो सार्थक जीवन का अर्थ यही है दोस्तों, कि सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं होता कि वो केवल बड़ा हो। सार्थक जीवन का मतलब होता है कि हमारे अंदर कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या मेरे भाई? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? तो कोई उद्देश्य होना चाहिए। इसी को कहा जाता है सार्थक जीवन। अब समझ में आया सार्थक जीवन किसे कहा जाता है? तो सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि केवल बड़ा जीवन, दीर्घ जीवन। आपने सुना होगा, लंबा जीवन स्वार्थ का सुख पावे ना कोई, है ना? तो वही लघु जीवन ही है भला यदि धर्महित होए। तो वही बात है, जीवन का कोई उद्देश्य होना आवश्यक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सार्थक जीवन। जैसे आप अभी के टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आप समझिए कि मृत पशु, मृत मतलब शरीर के समान है। जब जीवन में आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है ना, तो पढ़ने का कोई आपको मतलब फायदा ही नहीं है। इसलिए एक उद्देश्य हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है, हमें ये करके दिखाना है, तब जाकर आपका जीवन जो होगा सार्थक बनेगा, ठीक ना? इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। मतलब डॉक्टर बनने का मन है तो उसको उतना भर पढ़ने के लिए उसके पास भाई वेल्थ हो जाना चाहिए, उसके पास उतने पैसे होने चाहिए, बेचारा के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो उस लायक बन सके। इसी के आधार पे आपसे यहाँ पर देखिए, दो जो मित्र हैं वो आपस में बात कर रही हैं, दो सखियां आपस में बात कर रही हैं। और क्या बात कर रही हैं? ये कहती हैं सार्थक जीवन का मतलब आपको समझाना चाहती हैं। ये एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे तस्वीर लिया है, देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, प्रिया नाम है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम प्रिया है और इनका नाम शहनाज है। तो ये कहती है जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। प्रिया कह रही है शहनाज को कि हे शहनाज जन्मदिन मुबारक हो। तो प्रिया यहाँ पर ये कह रही है, प्रिया शहनाज कह रही है कि धन्यवाद प्रिया। फिर उसके बाद ये मांग रही है मुझे अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। कौन बोली? शहनाज बोली। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। मतलब दोस्तों ये आपको समझाया जा रहा है कि जब तक आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा भैया, तब तक आपका जीवन जो है वो सार्थक नहीं है। सार्थक जीवन का मतलब यही है कि आपके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। ये आप फिगर के माध्यम से भी समझना आपको चाहिए कि सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है। अब इसी के आधार पे मेरा आपसे एक सवाल है, एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है सवाल। देखिए क्या सवाल है, इनमें से कौन सा जो जीवन है वो सार्थक है, बताइएगा। अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहां देखेंगे? इनसे पूछा जा रहा है, मोटू जी से पूछा जा रहा था। ये बोल रहे हैं कि हम मृत अथवा कारावास में, मृत अथवा कारावास में बोल रहे हैं कि मर जाएंगे या तो जेल में रहेंगे। अब इनसे पूछा रहा है कि मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो अब आप बताओ कि मरना जो हुआ सार्थक जीवन हुआ, या इन्होंने कुछ अपने जीवन में उद्देश्य बनाया? दोस्तों ये सार्थक जीवन हुआ। इन दोनों में से आपको कौन सा जो लगता है वो सार्थक जीवन का मतलब एक सही एग्जाम्पल लगता है, ये बतलाइए। तो सिंपल सा बात है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसी को लगा रहे हो कि जो बोल रही है मैडम कि आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो ये क्या हुआ? तो ये सार्थक जीवन का एग्जाम्पल हुआ। तो अब समझ में आ गया ना सार्थक जीवन क्या होता है। इसीलिए अभी तक देखिए, पढ़ने का उद्देश्य यही होता है, आपको नॉलेज मिलता है, पढ़ाई से यही सब तो होता है। अगर अभी तक आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो सर्वप्रथम आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाओ और उस उद्देश्य के लिए प्रतिदिन कार्य करो। क्लियर? तभी जाकर आपका मानव का जो विकास होगा। अब देखिए मानव विकास के कुछ मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो केंद्र है वो क्या है? कहता है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव जीवन के, मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। कहने का मतलब हुआ मेरे मित्र कि मानव विकास का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? देखिए यहाँ पे संसाधनों तक पहुंच, यानी कि रिसोर्सेज तक आपकी पहुंच होना चाहिए, स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, और शिक्षा। ये तीन जो है वो मानव विकास के केंद्र बिंदु है। पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन हैं, ऐसे 1 वर्ड में मतलब 1 मार्क्स में पूछा जाता है, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। एक इसमें से ऑप्शन रहेगा, बाकी 3-4 ऑप्शन नहीं रहेगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।
उदाहरण के लिए एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो चुका है। मतलब देखिए, संसाधन तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई, उसका शिक्षा नहीं सही से मिल पाया। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा के अभाव में अब जिस बच्चे को बचपन में शिक्षा नहीं दिया गया दोस्तों, उसके विकल्पों में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। और सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है, मानव विकास का मतलब क्या होता है कि आपके विकल्पों में वृद्धि होना। किसने कहा था, डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा था ना। तो जब एक बच्चा बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो क्या बड़ा होकर वो डॉक्टर बन पाएगा, बड़ा होकर टीचर बन पाएगा, बड़ा होकर इंजीनियर बन पाएगा? नहीं ना जी, नहीं बन पाएगा। तो उसके विकल्पों में क्या हो गया, रुकावट आ गया, विकल्प उसके पास ऑप्शंस की क्या आ गई, कमी आ गई। यही अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा होता मेरे दोस्त, तो उसके पास डॉक्टर बनने के भी मतलब डॉक्टर बनने के भी ऑप्शंस रहते, इंजीनियर बनने के भी ऑप्शंस रहते, आगे मतलब कोई भी पढ़ा लिखा जो कार्य होता है वो करने के उसके पास ऑप्शन रहते। जब वो नहीं पढ़ा तो उसके पास मजबूरी अब बन गया कि उसके पास उसी तरह का कार्य करना है जिसका पढ़ाई से संबंध नहीं है, मतलब लेबर मजदूरी का कार्य हो गया, कहीं सब्जी बेचेगा या क्या कुछ करेगा, यही सब करेगा, समोसा चाट बनाएगा। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। अब गरीब बेचारा कहाँ से इलाज करवाएगा, उसके पास उतना पैसे नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, तो कहाँ से इलाज कराएगा। तो देखिए, मानव विकास का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है, संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, आपका 3 चीज याद रखिएगा। अगला देखिएगा टर्म्स, मानव विकास के 4 स्तंभ। अब पिलर्स कौन कौन से हैं, मानव विकास के कौन कौन से पिलर हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मानव का जो हो रहा है वो विकास हो रहा है। ठीक है, तो मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। अब बारी बारी से सबको समझेंगे कि समता क्या होता है, सतत पोषणीयता क्या होता है। इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसके बारे में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के बारे में अभी मैं आपको पूरे अच्छे से समझा ही दूंगा। बाकी आप इसमें समता भी समझते हैं, मतलब इक्वलिटी जिसको कहते हैं, सशक्तिकरण मतलब जैसे मतलब शक्ति को देना, बढ़ावा देना, ये सारी बातें आती हैं। देखिए, समता का मतलब होता है इक्वलिटी, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा इलोबरेट मैंने किया, तो पढ़ लीजिए। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर मान लीजिए रोजगार मेला लगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल उसमें इस पार्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल किसी कास्ट के लोगों को ही जॉब दिया जाएगा, या मतलब वही लोग केवल कर सकते हैं, या किसी खास प्रजाति के लिए ये चीज़ें हैं। क्लियर, तो ये बात की जाती है कि लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए, तब जाकर मानव का विकास जो है वो निश्चित है समता के आधार पर। सतत पोषणीयता वही होता है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है कि हम लोग अभी तो अपना विकास कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने भावी पीढ़ियों के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, सोच विचार कर मतलब संसाधनों का उपयोग, खपत करना चाहिए, दोहन करना चाहिए। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। मतलब अभी के टाइम में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ बिहार की मैं बात कर लूँ तो नल जल योजना लग गया सारे गांव में। अब देखिएगा ना, पूरा दिन, मेरे गांव की मैं बात करूँ ना तो पूरा दिन मतलब इतना पानी बर्बाद होता है कि क्या बतलाया जाए, पूरा दिन इतना पानी, और लोगों को क्या लगता है कि अरे हमर कोसी जाए थे वही में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, इतना भी स्वार्थी नहीं हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी की आवश्यकता, मतलब पानी की किल्लत हो जाए। जहाँ पे पानी अच्छे से अभी मिल रहा है, मतलब हम लोग उनके जो दादा हो जाएंगे ना जी, हमारे जो जनरेशन आएंगे, तो दादा परदादा हम मस्ती से नहाते थे, अब बेचारा पोता सबको पानी के लिए किल्लत का मार झेलना पड़े, तो दिक्कत है ना। तो उन लोगों के लिए भी बचा कर रखिए, याद रखिएगा, अंत गरिया आएगा सब। देखिए, उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता का मतलब होता है मानव श्रम, मानव श्रम मतलब मनुष्य का जो श्रम है दोस्तों, उसके बारे में लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके पहले उनकी कैपेसिटी को बनाइए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। ये तो मैंने आपको चैप्टर 2 में ही बतला दिया था कि किसी भी राष्ट्र के जो लोग होते हैं वहाँ के वास्तविक धन वहाँ के लोग ही होते हैं। कोई भी अगर देश है तो वहाँ का जो वास्तविक जो धन है वो कौन है वहाँ के, तो वहाँ के लोग वहाँ के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। मतलब ज्ञान को बढ़ाइए, उनके बेहतर चिकित्सा सुविधा को दिलाइए, तो उनका जो होगा कार्य क्षमता वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर ना। अगला देखिएगा, सशक्तिकरण का मतलब क्या होगा।
अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना दोस्तों, अपने विकल्पों को चुनने के लिए, मतलब कि मेरा मन है कि मैं ये करूं तो उसके लिए अच्छा चीज, मतलब मेरा मन है कि ये करूं तो उसके लिए मुझे शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। स्वतंत्रता, अगर किसी को फ्रीडम मिलेगा, किसी को उतनी एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, तभी ना जाकर उसके पास सशक्तिकरण होगा। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोक उन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह में सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। मतलब विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, मतलब उनके पास विकल्प चुनने के लिए, ऑप्शंस चुनने के लिए क्या है, तो मतलब उनके पास इतनी शक्ति है कि वो उसे चुन सकते हैं, उसी को सशक्तिकरण कहा सकता है। तो ये जो थे आपके मानव विकास के पिलर थे। अब यहाँ पर कहा गया है कि मानव विकास के उपागम क्या है। देखिए, पिलर का मतलब हुआ कि मानव विकास जो है किस पे आधारित है। जिस तरह से आप लोग मेरे पिलर्स हैं, मेरे स्टूडेंट ही ना मिले पिलर हैं, आप लोग नहीं रहिएगा तो फिर मेरा कोई वैल्यू है नहीं ना है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो जब बच्चे रहेंगे तभी तो मतलब टीचर का भी वैल्यू है ना जी। तो उसी तरह से मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम है। इतना सारा ये सब लगाए हुए हैं किसके लिए, आप ही लोगों के लिए ना। आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। देखिए याद रखिएगा चारों। आय उपागम मतलब समझ ही गए, आय उपागम मतलब अगर किसी के आय में वृद्धि होगा तो आय में वृद्धि होगा तो उसके जो मानव का जो विकास है वो भी बढ़ेगा। कल्याण, अगर उसको कल्याणकारी चीजें उसके लिए होगी तो उसका विकास बढ़ेगा। न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जो भी न्यूनतम आवश्यकता है जो अभी आगे पढ़ाया जाएगा, ILO के द्वारा दिया गया न्यूनतम आवश्यकता उपागम, उनको भी आपको बताएंगे और क्षमता उपागम को बताएंगे। चलिए बारी बारी सबको पढ़ते हैं। आय उपागम का मतलब हो गया यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, पुराने जमाने से ये चला रहा है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। यही बात अभी मैंने आपको समझाया। देखिए, कल्याण उपागम में मतलब सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यह उपागम जो है मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। कल्याण उपागम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए सरकार को काम करना चाहिए, उसी को कहा गया कल्याण उपागम। क्लियर। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है किंतु केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता भी रहे। आधारभूत आवश्यकता उपागम, जो लोगों की आधारभूत आवश्यकता है, क्या क्या, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। तो ये जो आपकी 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या किया गया है, तो इसमें चिन्हित किया गया है किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रस्तावित किया गया, उसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को बतलाया गया। कौन कौन, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं का व्यवस्था पर जोर दिया गया। मतलब उस समय केवल एक खास क्षेत्र को देखते हुए ही इसका आवश्यकता को मतलब ठीक है, मतलब इसको आवश्यकता को मतलब मानव की आवश्यकताओं को इसमें लिखा गया, डिफाइन किया गया। लेकिन अगर मतलब केवल इसी से अगर बात करें हम लोग, केवल लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की मिल जाए तो इससे भी मानव का ज़्यादा जो है विकास होना संभव नहीं है। लेकिन जो न्यूनतम आवश्यकता उपागम है उसके अंतर्गत ये 6 आपके आते हैं, ध्यान रखेंगे। क्षमता उपागम, तो इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है, वही जो उन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता करना। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, इसी को कहा गया क्षमता उपागम। तो क्षमता उपागम अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इतना तो आपने पढ़ लिया कि मानव विकास के क्या क्या पिलर्स हैं, मानव विकास के कौन कौन से उपागम हैं। अब बात आती है कि आखिर आप पता कैसे लगाएंगे कि मानव का विकास हुआ है मेरे भाई, पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक HDI, देखिए नाम देखिएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट का स्पेलिंग ऊपर भी लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो HDI द्वारा क्या किया जाता है, मानव विकास सूचकांक दिया जाता है, क्रम तैयार किया जाता है। और ये जो क्रम होता है वो किस 3 चीजों पे आधारित होता है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और संसाधनों तक पहुंच पे, जो शुरू में मैंने पढ़ाया है। उसी के आधार पे क्या होता है, हर देश को एक रैंक दिया जाता है, एक अंक दिया जाता है, और उसी के आधार पे पता चलता है कि कितना वहाँ का जो वो देश है जो कितना विकसित है, कितना विकासशील है, कौन अर्ध विकसित है, कौन कम विकसित है, उसी नंबर के आधार पे डिफाइन किया जाता है। वो नंबर क्या होता है, तो देखिए मानव के विकास का जो नंबर होता है 0 से 1 तक होता है। ठीक है,
0 से 1 तक होता है। जो जितना 1 के नजदीक रहेगा वो उतना ज्यादा विकसित है, समझ लीजिए। जो जितना ज्यादा 1 के नजदीक रहेगा वो उतना ज्यादा विकसित है। कहानी को समझिए, मतलब 0 से 1 तक मानव विकास का क्या हुआ, तो अंक निर्धारित किया गया। आज जो दोस्तों 0 से बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से बढ़ रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा विकासशील विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, विकसित। जो 1 तक चला गया ना वो दुनिया का सबसे विकसित देश है। हालांकि ऐसा कोई देश नहीं, तो दुनिया का सबसे विकसित देश है। 0.99 तक गया हुआ है, ठीक ना। तो दुनिया का सबसे विकसित, जो 0 के करीब रहेगा वो कम विकसित, और जो 1 के करीब रहेगा वो ज्यादा विकसित। वही कहा गया है कि यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचक में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। जो एक देश होता है, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर। इन सभी के आधार पर क्या होते हैं, आपके मानव विकास को मापा जाता है। प्रौढ़ साक्षरता का मतलब होता है कि मतलब जो 25 साल से ऊपर के हैं उनकी साक्षरता दर। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर में संदर्भ में मापा जाता है। मतलब जो संसाधन तक पहुंच होता है, रिसोर्सेज होता है, नहीं आपने सुना होगा कि भारत की जीडीपी इतने डॉलर की हो चुकी है ना, इस तरह से। तो डॉलर में इसको मापा जाता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। देखिए यही मेन है, मेन यही है। स्कोर जितना 1 के जितना नजदीक होगा उतना ही क्या होगा, वहां का मानव विकास अधिक होगा, और स्कोर जितना 1 से कम होगा उसका मानव विकास कम होगा। तो देखिए यहां पर कहा जाता है कि 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर है, और जबकि 0.268 का स्कोर जो है वो अत्यंत निम्न स्तर है। ठीक है, 0.268 को अत्यंत निम्न स्तर है अभी तक का, और 0.983 अभी तक का सबसे उच्च स्कोर जो है मानव विकास के मापन में मिला है आपका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मानव विकास का मापन, तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, और यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। देखिए मानव विकास सूचकांक जो होता है, एचडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अंक के आधार पे हर देश को अंक दिया जाता है और बताया जाता है कि आपका जो, उसी के आधार पे उनको पता चल जाता है कि मेरे देश की जो स्थिति है वो क्या है। क्लियर, ये कहानी समझ में आया। और ये जो होता है मानव गरीबी सूचकांक जो होता है, मानव गरीबी सूचकांक ये मानव विकास सूचकांक से ही संबंधित है, और ये जो होता है वो कमी को मापता है कि विकास में कितनी ज्यादा कमी हो गई। ये तो विकास को मापा ना कि विकास कितना ज्यादा हो रहा है, लेकिन मानव गरीबी सूचकांक जो होता है वो कमी को भी मापता है कि आपके यहाँ किसी देश के यहाँ कितना कमी हो गया। ठीक है, ये कहानी आ गया। भूटान एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ जो हैप्पीनेस के ऊपर, प्रसन्नता से क्या किया जाता है, तो मानव के विकास को मापा जाता है। ठीक है, कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा प्रसन्न रह रहे हैं, कितने ज्यादा खुश रह रहे हैं। जितना ज्यादा खुश रहेंगे लोग उतना ज्यादा वहाँ का मानव विकास जो है वो ज्यादा माना गया है। भूटान इस पे कार्य करता है। क्लियर, तो ध्यान दीजिए क्योंकि वो ट्रेडिशनल देश है, बहुत ज्यादा संस्कृति वाला देश है। ठीक है, भूटान। अगला देखिएगा यहाँ पे मानव विकास का मापन। तो आखिरकार भैया ये मानव विकास का मापन की जो शुरुआत हुई ये कहाँ से हुई, तो शुरुआत की मैं अगर बात कर लूँ मेरे मित्र, तो देखिए 1990 ईस्वी में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है, पूछ देता है कभी कभी, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर क्या किया जाता है, किसी भी देश की रैंकिंग को दिया जाता है कि आपका देश जो है वो कितना ज्यादा विकसित है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ देशों की सूची को भी। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लें तो यहाँ पर एक आपको ऊपर में थोड़ा सा आपको एक पेज दिख रहा होगा, देखिए मानव विकास का स्तर यहाँ पे बतलाया गया है, और फिर ये आपको बतलाया जा रहा है मानव विकास के स्तर के बाद में कि मानव विकास का जो स्कोर है वो कितना है, और देशों की संख्या बतलाई गई है। जैसे अति उच्च किसको माना गया है, जिसका 0.800 से ऊपर है। ऐसे कितने देश हैं अभी तक, तो 66 देश हैं। ये किसके द्वारा, देखिए 2020 के आंकड़े के अनुसार है। और उच्च वाले कितने हैं दोस्तों, 0.700 से 0.799 के बीच, इनकी संख्या कितनी है, 53 देश हैं। मध्यम कितने हैं, अति उच्च, देखिए अति उच्च में देशों की संख्या 66 है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट।
उच्च में 53 है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। मध्यम में कितना है, 37 है, 37 कितना है स्कोर, 0.500 से 550 से 0.699 तक, 0.549 से नीचे वाले 33 देश हैं, ठीक है। तो यानी कि गरीब देश 33 देश सबसे ज़्यादा गरीबी के स्तर में आते हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। देखिए 0.800 से ऊपर है, 66 देश ऐसे हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में टोटल 66 देश सम्मिलित हैं। कितने देश हैं, देखिए उच्च में कितने देश हैं, 66 देश हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले कितने देश हैं, तो 66 देश हैं। अति उच्च और उच्च वाले कितने हैं, 53 है। मध्यम वाले कितने हैं, 37 है। निम्न वाले कितने हैं, 33 है। अपने भारत की स्थिति भी देखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर कुछ देशों के नाम देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो नॉर्वे जो है दोस्तों मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे आपके आयरलैंड है, तीसरा पे स्विट्जरलैंड, चौथा पे हांगकांग जिसे चीन, आइसलैंड है, फिर जर्मनी आपका, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क। अब बोलिएगा सर भारत कहाँ गया, आगे बताता हूँ ना भारत की स्थिति क्या है। देखिए उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित है, अभी पीछे मैंने आपको बताया। और मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों का वर्ग विशालतम है, मध्यम वाले जो है वो 37 देश हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मध्यम वाले देश है ना, उनके यहाँ जैसे कि बहुत सारे युद्ध हुआ जिसके कारण उनका यहाँ का क्या संसाधनों तक लोगों की पहुँच कम है, शिक्षा का अभाव अभी तक है, तो इसके कारण से स्वास्थ्य में कमी आ रही है। इसके कारण मतलब इनका जो है वो स्तर निम्न है, ये माना गया, मध्यम चल रहा है ऐसा माना गया है। देखिए यहाँ पर बात आई है, देखिए अपने भारत की मैं बात कर रहा था, तो मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत जो था 126वें स्थान पर था। मतलब समझ लीजिए 2006 में इसकी स्थिति अच्छी थी भैया, समझ लीजिए। मानव विकास में भारत का स्थिति जो था वो 2006 में कितना था, तो 2006 में 126वें स्थान पर था, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी कह रहा है, यूएनडीपी। फिर देखिए 2020 में क्या हुआ, 131वें स्थान पर चला गया, ठीक है। तो भारत क्या हुआ 2020 में 130 देशों से पीछे है। मतलब समझ लीजिए 130 देश से पीछे हम लोग हैं। मतलब हम लोग क्या यार, हम लोग एकदम मतलब अगर मानव विकास की बात करें तो हमारे यहाँ मानव विकास कितना कम है, देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी आया था, उसी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 33 है और इनमें से अधिकांश छोटे देश जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। तो भैया बेचारे वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है या अकाल आ गया है, बीमारी आ गया, तो कुदरत का क्या किया जाए। तो जिसके कारण ये 33 देश जो है बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं मानव विकास के। अगर हम लोग बात करें मानव विकास के जो आपके यहाँ पे दिखाया गया है क्रम, उस क्रम में। अगला फिर यहाँ पर बात कर ले हम लोग कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। अब मतलब ये कहानी आपको समझाया जा रहा है कि आखिरकार कुछ देशों की संख्या जो मानव विकास में इतना उच्च कैसे चला गया, कुछ निम्न कैसे रह गए और कुछ मध्यम में ही कैसे रह गए भाई। तो कहा जा रहा है कि उच्च वैसे देश हो गए जो क्या हो गए, सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक उपद्रव भी वहाँ पे कम होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है, मतलब सबको लगभग एक तरह के रिसोर्सेस मिल रहे हैं। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। प्रतिरक्षा मतलब अपनी रक्षा पर। यह दर्शाता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास का प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। जैसे अपने यहाँ देखिए ना, अपने यहाँ अपनी सुरक्षा पर पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतने ज़्यादा फौजी हैं, उनकी सुविधाओं को उपलब्ध करना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सभी मानव विकास में क्या करता है, बाधा के रूप में दिखलाता है। आगे देखेंगे तो आगे है दोस्तों, इतने सारे कंसेप्ट है आपके कि किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मानव विकास का कोई जो देश है वो मानव विकास में अव्वल है, कोई जो देश है मानव विकास के स्तर में कम है। तो इन सब कंसेप्ट से आपको मानव विकास के बारे में पूरा कंसेप्ट अच्छा चला। थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन शॉर्ट फॉर्म में आपको इस चैप्टर का आपको बदला दूं, समझ लीजिए मेरी बातों को। तो कोई चैप्टर आपको अगर मान लीजिए कहीं पे किसी का मिस भी हुआ होगा, नहीं भी समझ में आएगा, तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए कहा गया ये चैप्टर था, इसमें जनरली वृद्धि और विकास के बारे में बात किया गया, ठीक है। वृद्धि का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होगा। तो ये कहा गया कि वृद्धि का जो मतलब होता है दोस्तों, वो तो निगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, किसी में अवगुण भी हो सकता है, किसी में गुण भी आ सकता है, गुण भी आ सकता है किसी में, या अवगुण भी आ सकता है। हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज हो जाए तो गुण आ गया, अवगुण का मतलब हो गया कि वो गांजा दारू पीने में, मतलब खराब चीजों करने में उसका रुचि बढ़ जाए, तो ये वृद्धि हो गया। इसको विकास हम लोग नहीं कहेंगे। विकास का मतलब तभी होगा जिसमें क्या होगा, सकारात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि हो। जब सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस, प्लस में
में क्वांटिटी के साथ जब पॉजिटिव चेंजेज आए उसी को हम लोग कहेंगे विकास। फिर उसके बाद बताया गया कि हमारे जीवन में, मनुष्य का जो जीवन है उसमें सार्थक जीवन का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपके जीवन में उद्देश्य नहीं तो आप सार्थक जीवन को नहीं जी रहे हैं। फिर उसके बाद आपको मानव विकास के कुछ आपके पिलर्स बताए गए हैं, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादकता, ये सब। फिर उसके बाद आपको मानव विकास के उपागम के बारे में बताया गया कि किस तरह से मानव विकास बढ़ सकता है, क्या क्या इसके उपागम थे। पुराने जमाने में आय का उपागम सबसे महत्वपूर्ण माना गया, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने बात किया यहाँ पे मानव विकास मापन के बारे में, किस तरह से मानव विकास का मापन हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे 0 से 1 तक उसकी संख्या दी गई, और ये जो मानव विकास का मापन जो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पे होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 3 यहाँ पर हमारा जो लेक्चर की जो क्लासेस है वो खत्म हो चुकी है, और अगले क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ही साथ इसके जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे एनसीईआरटी प्लस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रहेंगे उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, तथा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।